गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों कि अपने जो यूनिट चल रही थी है ना, तो यूनिट चल रही थी वो थी पादप कार्य की प्रथम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है और जिसका पहले जो अपने बोर्ड की पैटर्न में 9 नंबर का जिसका अंक बाहर था। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट थी। इसके बारे में अपन डिस्कस करें। इससे पहले अपन ने जो 6 नंबर का जो चैप्टर था वो कर लिया था, 5th नंबर कर लिया था। आज 6th जो चैप्टर है उसकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, जो 6ठे नंबर का जो अपना चैप्टर है उसकी अपन को बात करेंगे इसमें। ठीक है, जो अपना चैप्टर है छठा उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो छठा जो चैप्टर है अपना कौन सा, पादपों में जल अवशोषण और रसारोहण की जो प्रक्रिया पढ़ी थी उसमें अपन ने जो पिछली कक्षा में मैंने बताया कि जल जो होता है वो एक मृदा में जो मृदा जल होता है पौधों के लिए जो स्रोत होता है, जल का मुख्य जो स्रोत होता है मृदा जल होता है, सॉइल वाटर होता है। और सॉइल वाटर को फिर मैंने बताया था कि कितने प्रकार का होता है ना। जैसे अपन बात गुरुत्व जल होता है, आर्द्रता का जल होता है, केश के जल होता है। केश के जल जो होता है सबसे उपयुक्त प्रकार का जल होता है। इसके बाद मैंने बताया कि पादपों में जो जल अवशोषण अंग थे ना, वो तरुण भाग होते हैं और परिपक्व भाग होते हैं, और तरुण भाग को फिर 5 भागों में विभाजित किया था। तो इस प्रकार से अपन ने जो प्रीवियस कक्षा में इतनी बात की थी। आज की जो बच्चों बात करने जा रहे हैं, आज अपन बात करते हैं जल अवशोषण की क्रियाविधि की बात करेंगे। आज जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, जल अवशोषण की क्रियाविधि, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और ईजी है बिल्कुल। आज बात करेंगे पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, उनकी बात करें तो इसमें जो मुख्य बात आती है बच्चों, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जल अवशोषण इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जल अवशोषण की जो क्रियाविधि की बात करते हैं, जल अवशोषण की जो मैकेनिज्म है, तो एक साइंटिस्ट था उसका नाम है क्रेमर। 1949 में इसने अपना जो सिद्धांत दिया था, यह जल अवशोषण की क्रियाविधि के बारे में बताया था। तो क्रेमर के अनुसार बात करें बच्चों, तो क्रेमर के अनुसार पादपों में जल अवशोषण 2 प्रकार से होता है। क्रेमर के अनुसार पादपों में जल अवशोषण 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार से। पादपों में जल अवशोषण की बात करें क्रेमर के अकॉर्डिंग टू क्रेमर, है ना, क्रेमर के अनुसार पादपों में जल अवशोषण 2 प्रकार से होता है। क्रेमर के अनुसार बात करें तो क्रेमर के अनुसार बात करें तो पादपों में जल अवशोषण जो होता है वो कितने प्रकार से होता है बच्चों, 2 प्रकार से होता है। ठीक है, कौन कौन से प्रकार है, पहला आता है निष्क्रिय या निश्चेष्ट जल अवशोषण। इसको बोलते हैं पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दूसरा होता है सक्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण, ठीक है, दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, सक्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण, इसको बोलते हैं एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन।
एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो पादपों में क्रेमर के अनुसार की बात करें, पादपों में जो जल अवशोषण होता है बच्चों कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है, एक तो निष्क्रिय होता है, दूसरा तो सक्रिय होता है, पैसिव एंड एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो इसमें देखो अपन बात करें निष्क्रिय क्या होता है और सक्रिय क्या होता है, इसकी बात करेंगे और फिर अपने 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं निष्क्रिय की। निष्क्रिय जल अवशोषण, ठीक है। निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण की एक बात करें तो देखो क्या होता है कि पादप के जो वाष्पोत्सर्जित सतह होती है, और वाष्पोत्सर्जित सतह क्या होती है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जित सतह क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन की सतह कहाँ से? वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? ट्रांसपायरेशन कहाँ से होता है? वाष्पोत्सर्जन कहाँ से? पत्तियों से, ठीक है। तो पत्तियों की वजह से एक खिंचाव बल उत्पन्न होता है ना। जैसे ये बात करते हैं अपन, ठीक है, ये पत्ती है, ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है। तो लीफ में क्या वाटर का वाष्पोत्सर्जन होगा, जैसे सनलाइट गिरेगी इसके ऊपर, ठीक है, गर्मियों के अंदर, तो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन होगा। तो क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की वजह से, मतलब वाष्पोत्सर्जन सतह या पत्तियों की वजह से क्या होता है? सक्रिय निष्क्रिय जल अवशोषण होता है। कौन सा होता है? निष्क्रिय जल अवशोषण, ठीक है। या अपन ऐसे कहें इसको, या अपन इस प्रकार से कहें कि जब इस प्रकार से कहें कि इस प्रकार से बात करें कि जब जल अवशोषण के कारक, जब जल अवशोषण के कारक वाष्पोत्सर्जित सतह ट्रांसपायरेशन जो सरफेस होती है, और जैसे मैंने भी पहले बताया वाष्पोत्सर्जित सतह क्या होती है? पत्ती होती है। वाष्पोत्सर्जन कहाँ पे होता है? पत्तियों से होता है, ठीक है। जब, है ना, वाष्पोत्सर्जन, जब जल अवशोषण के कारक, जल अवशोषण के कारक वाष्पोत्सर्जित सतह या पत्तियों में स्थित होते हैं, ठीक है, पत्तियों में स्थित होते हैं, तथा इसमें जड़ जो होती है, याद रखना निष्क्रिय जल अवशोषण की बात कर रहा हूँ, निष्क्रिय जल अवशोषण की बात कर रहा हूँ। निष्क्रिय जल अवशोषण के लिए जल अवशोषण के जो कारक होते हैं वो वाष्पोत्सर्जित सतह या पत्तियों में स्थित होते हैं, और यहाँ पर जड़ें जो होती है, जड़ जो होती है केवल मार्ग का कार्य करती है, ठीक है। जड़ की किसी प्रकार की भूमिका निष्क्रिय जल अवशोषण में नहीं होती है। जो भूमिका होती है वो किनकी होती है? पत्तियों की वजह से होती है। जो आगे क्या होता है, किस प्रकार से होता है, वो अपन बात करेंगे। तो इस प्रकार का जो जल अवशोषण होता है निष्क्रिय कहते हैं। इसमें क्या ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। वाष्पोत्सर्जन की वजह से क्या होता है? खिंचाव बल उत्पन्न हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन की वजह से क्या हो जाता है? खिंचाव बल उत्पन्न हो जाता है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निष्क्रिय, या इंग्लिश में बात करें तो इसको पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। हो गया। अब इसके विपरीत बात करें कि जब जल अवशोषण के कारक, इसके विपरीत बात करें, इसके विपरीत बात करें कि जब जल अवशोषण के कारक जड़ में स्थित होते हैं, है ना, जल अवशोषण कारक जड़ में स्थित होते हैं और उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? दूसरा सक्रिय जल अवशोषण बोलेंगे। इसको सक्रिय जल अवशोषण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सक्रिय जल अवशोषण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सक्रिय जल अवशोषण या एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन बोल देंगे, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि अपन बात करें कि जो निष्क्रिय जल अवशोषण है उसमें जड़ की भूमिका जो होती है गौण होती है, और गौण का मतलब होती है कम होती है ना। यहाँ एक लाइन दिखी, आप बुक के अनुसार बता रहा हूँ मैं, कि अपन बात करें कि निष्क्रिय जल अवशोषण की बात करें, निष्क्रिय जल अवशोषण के लिए जो आवश्यक बल होता है पत्तियों के अंदर या जो वाष्पोत्सर्जन होती है उनके अंदर
उत्पन्न होता है। और यहाँ पर जो जड़ की जो भूमिका होती है निष्क्रिय जल अवशोषण में गौण गौण मतलब कम होती है, तथा सक्रिय जल अवशोषण की बात करें, सक्रिय जल अवशोषण क्या होती है, जड़ों के द्वारा ही जो बल उत्पन्न होता है। तो इसमें सक्रिय जल अवशोषण में जो जड़ों की भूमिका होती है वो प्रमुख होती है। तो इस प्रकार से ये बात होगी। अब इसके बाद देखो 1 बाय 1 वापस दिया, अपन डिटेल से बात करते हैं कि इस आपके निष्क्रिय जल अवशोषण क्या होता है और सक्रिय जल अवशोषण क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं निष्क्रिय जल अवशोषण की बात करते हैं। देखो समझने की कोशिश करना, ये जो निष्क्रिय जल अवशोषण मुख्य रूप से सभी पादपों में पाया जाता है, और जो प्रमुख जो अवशोषण जो होता है वो है ये ना, जो अपन बात करें जो पौधों में जो मुख्य जल अवशोषण का प्रमुख विधि है ना, ये प्रमुख विधि है, ठीक है। ये क्या है, प्रमुख विधि है पौधों में जल अवशोषण की, या अपन ऐसे लिख सकते हैं पौधों में जल अवशोषण की, पौधों में जल अवशोषण की प्रमुख विधि है, ठीक है। पौधों में जल अवशोषण की प्रमुख विधि है, और मुख्यतः जो पौधों के 96 से 98% जो जल अवशोषण होता है वो इसे निष्क्रिय जल अवशोषण विधि से ही होता है, ठीक है। जो 96 से छिन्नमस से जो 98% जो जल अवशोषण होता है वो इसी विधि से होता है। कौन सी, निष्क्रिय जल अवशोषण विधि से होता है, ठीक है। निष्क्रिय जल अवशोषण विधि से क्या बता रहा हूँ कि 96 से 98%, 96 से 98% जो जल अवशोषण होता है, 96 से 98% जो जल अवशोषण होता है निष्क्रिय जल अवशोषण विधि से होता है। इसके अंदर बच्चों क्या होता है, देखो इसके अंदर निष्क्रिय जल अवशोषण विधि के अंदर क्या, तो निष्क्रिय जल अवशोषण विधि के अंदर प्रमुख जो भूमिका होती है वो किसकी होती है, पत्ती की होती है, पृष्ठ वाष्पोर्जित सतह की होती है ना। प्रमुख भूमिका की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, जो वाष्पो सतह या जो पत्तियां होती है उनकी भूमिका होती है, ठीक है। वाष्पोर्जित सतह या पत्तियों की भूमिका, इससे क्या होता है, देखो एक समझना आप कि मान लो ये तना है और ये पत्ती, ठीक है, लीफ है। ये रूट है, जड़ है नीचे। इसमें क्या होता है, जैसे ही वाष्पोत्सर्जन होता है और वाष्पोत्सर्जन में आपको पता है ये किसकी, जल की हानि होती है, H2 की हानि होती है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन, जैसे ही वाष्पोत्सर्जन होता है जल की हानि होती है, तो यहाँ पे क्या होती है, जल की कमी हो जाती है। तो जल की ये सिराएं हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें क्या होती है, वाटर की कमी हो जाती है, क्या होती है, पानी की कमी हो जाती है। और ये पानी की कमी कहाँ हो जाती है, इन जो सिराएं हैं इसकी, ठीक है, जो पत्ती की जो सिराएं होती है, जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो वाष्पोत्सर्जन होगा तो क्या होगा, जो पत्ती की जो सिराएं होगी, जब वाष्पोत्सर्जन होगा तो इसमें क्या, जल की हानि होगी। जल की हानि होगी तो इनकी सिराएं में, पत्ती की जो सिराएं होंगी, पानी की कमी हो जाएगी। और पानी की कमी से क्या हो जाएगा, पानी की कमी से क्या हो जाएगा, पानी की कमी हुई, पानी की कमी से क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन खिंचावल, क्यों, इसको तो वाष्पोत्सर्जन के लिए पानी चाहिए, इसको तो पानी चाहिए, ये तो खींचेगा नीचे से, जितना पानी होगा वाष्पोत्सर्जन में पानी चाहिए, तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल उत्पन्न हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल उत्पन्न होता है, ठीक है। ये ऋणात्मक बल होता है, ऋणात्मक बल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ऋणात्मक बल होता है। ये एक वाष्पोत्सर्जन खिंचाव ऋणात्मक बल जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जो ऋणात्मक बल उत्पन्न हुआ है, इससे क्या हो जाएगा, ये जो ऋणात्मक जो बल है, ये ऋणात्मक बल यहाँ से सिराओं से होते हुए जो यहाँ पर जो तने के अंदर जल स्तंभ होता है वहां तक पहुंच जाता है, इससे पानी खींचता है, इससे पानी खींचेगा, तो ये पानी कहाँ से खींचेगा, ये जड़ों से खींचेगा। इस प्रकार से क्या हो जाता है, यहाँ पर बिना किसी ऊर्जा की आवश्यकता के वाष्पोत्सर्जन जो बल ऋणात्मक बल है, वाष्पोत्सर्जन जो खिंचाव बल है, जो ऋणात्मक बल, उसकी वजह से पानी होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। यहाँ पानी कमी हुई, पानी कमी हुई तो इसका जो कहाँ खिंचाव बल कहाँ उत्पन्न हो गया, यहाँ पे ऋणात्मक खिंचाव बल हो गया, पानी की पूर्ति कहाँ है, इससे जो तने के अंदर जल स्तंभ इससे करेगा।
तने के अंदर जल स्तंभ पूर्ति कहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, और ये कहाँ से गिरेगा, मिट्टी से गिरेगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, खिंचाव बल उत्पन्न हो जाता है पूरा। तो इसमें क्या ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, और इसमें जो वह है जो मुख्य भूमिका है यहाँ पर पत्तियों की होगी। पत्तियों में जो वाष्पोषण है ना, यहाँ पर जो और पौधे के जो भाग होते हैं केवल और केवल एक मार्ग का कार्य करते हैं, उनकी किसी प्रकार सक्रिय भूमिका नहीं होती है। ये वाष्पोषण खिंचाव बल की वजह से ये होता है, आपका जल अवशोषण हो जाता है मिट्टी से लेके, ठीक है। ये जो होता है आपको पता है 96-98 जो पादपों के अंदर होता है। इसकी जो पुष्टि करें अपन कि ये सही है क्या, तो इसकी पुष्टि का ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब क्या होता है कि जब गर्मी तेज होती है, ज्यादा प्रकाश होता है, ज्यादा तापमान होता है, ज्यादा गर्मी होती है, तो वाष्पोषण ज्यादा होता है, वाष्पोषण ज्यादा होता है, जल का अवशोषण ज्यादा होता है। इसका स्पष्टीकरण ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितना ज्यादा वाष्पोषण होगा उतना ज्यादा खिंचाव बल उत्पन्न होगा, उतना ज्यादा यहाँ जल स्तंभ से पानी खींचेगा, जल स्तंभ जो तने के अंदर जल स्तंभ वहां से पानी खींचेगा, और तने के अंदर जल स्तंभ वो कहाँ से, जड़ों से खींचेगा, जड़ें कहाँ से, मृदा से जल खींचेगी। इस प्रकार जितना ज्यादा तनाव खिंचाव बल उत्पन्न होगा, तो खिंचाव बल कब उत्पन्न होगा, जब वाष्पोषण की दर ज्यादा होगी, और वाष्पोषण की दर की ज्यादा होगी, वाष्पोषण की दर ज्यादा होगी तो जल का अवशोषण ज्यादा होगा। इसका ये पुष्टिकरण भी दिया हुआ है कि इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि जब गर्मियों के दिनों में वाष्पोषण ज्यादा होता है तो जल का अवशोषण भी ज्यादा होता है, और जल की पूर्ति नहीं होती है तो पादप मुरझा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से तो ये था आपके निष्क्रिय जल अवशोषण। और निष्क्रिय जल अवशोषण पादपों में जल अवशोषण की प्रमुख विधि है, और ये इतने % होता है, और इसमें जो प्रमुख भूमिका होती है वो पत्तियों की होती है। पत्तियों के अंदर क्या होता है, ऋणात्मक खिंचाव बल उत्पन्न होता है वाष्पोषण की वजह से। उससे क्या होता है, जल जो स्वतः ही क्या होता है, मृदा से जड़, जड़ से तना, और तने से पत्तियों तक पहुंच जाता है। इस प्रकार जल ऊपर चल पहुंच गया, ठीक है। तो यही तो बात जल अवशोषण का प्रकार पढ़ रहे थे। तो ये हो गया आपके, जो इसकी बात करें ये हो गया आपके निष्क्रिय या निश्चेष जल अवशोषण। इसके बाद बात करते हैं बच्चों दूसरा की, जो क्रेमर ने बताया था, दूसरा जो जल अवशोषण की विधि होती है, दूसरी विधि कौन सी थी बच्चों, जो दूसरी विधि है वो है आपके सक्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। देखो एक्टिव जहां पर भी वर्ड रहता है, मैंने हमेशा आपको बताया एक्टिव जहां पर भी, सक्रिय जहां पर रहता है, इसका मतलब एटीपी, मतलब क्या होती है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, है ना, ए से एटीपी, ठीक है। एक्टिव जहां पर भी वर्ड रहता है, एक्टिव जहां पर भी रहता है तो वहां पर याद रखना, यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है। एटीपी क्या ऊर्जा है, तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता तो होती है, पहली बात तो ये। तो क्या होता है, कुछ जो पादप होते हैं उनमें अल्प मात्रा में जल जो अवशोषण होता है वो सक्रिय जल अवशोषण के माध्यम से भी होता है। और आपको पता है बच्चों, सक्रिय जो जल अवशोषण होता है उसके अंदर जो प्रमुख जो भूमिका होती है वो किसकी होती है, जड़ की होती है, और पत्तियों की जो भूमिका और इसमें गौण होती है, मतलब पत्तियों की भूमिका इसमें नहीं होती है। जो मुख्य भूमिका जो होती है सक्रिय जल अवशोषण में वो किसकी होती है, वो जड़ की होती है। तो इसमें सबसे पहले तो वो बात करते हैं कि सक्रिय जल अवशोषण होता है, ये बहुत ही अल्प मात्रा में होता है, ठीक है। पौधों के अंदर ये उस कंडीशन में होता है जब वाष्पोषण नहीं हो रहा होता है। और वाष्पोषण कब नहीं होता है, जब जैसे रात्रि के समय की बात करें अपन, है ना, तो ये बहुत ही अल्प मात्रा में होता है ना, ये पौधों में अल्प मात्रा में होता है, ठीक है पहले तो। और जब होता है, जब वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है, जैसे रात्रि में, और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये बात भी मुख्य है। तो देखो सक्रिय जल अवशोषण की बात करें तो ये तो बहुत ही, जो कुछ पौधों के अंदर अल्प मात्रा के अंदर होता है सक्रिय जल अवशोषण भी होता है, और ये उस टाइम होता है जब क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है बिल्कुल कम होती है, नहीं होती है। और वाष्पोत्सर्जन कब नहीं होता, रात में नहीं होता, क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होगी, प्रकाश नहीं होगा, तापमान नहीं होगा, तो वाष्पोत्सर्जन जो होगा वो नहीं होगा। तो कुछ पौधे जो रात्रि के समय भी इस प्रकार का जो जल अवशोषण करते हैं, ये जो होता है ये 2 से 4% होता है। ये कितने % होता है, ये बहुत ही कम % होता है। जो मुख्य 2 से 4% जो जल अवशोषण होता है वो सक्रिय जल अवशोषण के माध्यम से होता है।
है ना। अपन बात करें कि 2 से 4% जो होता है, 2 से 4% जो होता है वो किसके माध्यम से, सक्रिय जल अवशोषण के माध्यम से होता है। अब इसमें क्या होता है, देखो बच्चों, इसमें जो मुख्य भूमिका होती है वो किसकी होती है, इसमें मुख्य भूमिका होती है वो किसकी होती है, जड़ की होती है। ठीक है, तो ये तो मान लो आपके लीप बना लेते हैं। और ये क्या हो गया, आपके जड़ हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या मुख्य भूमिका किसकी होती है, जड़ की होती है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान देना कि अपना सक्रिय की बात, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो घोल पाया जाता है, यहाँ पर जो जल होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है आपको पता है, ये जो घोल होता है, जड़ के अंदर जो घोल होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। उसका क्या होता है, प्राशन दाब क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, धनात्मक दाब उत्पन्न होता है। जड़ के अंदर क्या होता है, धनात्मक दाब उत्पन्न होता है ना। पॉजिटिव रूट प्रेशर जो डेवलप होता है ना, पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होता है इसके अंदर, और वो किसकी वजह से होता है, प्राशन दाब की वजह से। क्यों, क्योंकि देखो प्राशन के अंदर ये जो घोल होता है इसके अंदर गाढ़ा होता है, तो गाढ़ा होता है तो अपन प्राशन की बात करें, प्राशन के अंदर क्या होगा, जल जो होगा वो अधिक गाढ़े की तरफ जाएगा, तो यहाँ से मिट्टी से लेकर जल जो होगा इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, और ये कोशिकाएं होगी, ये संतृप्त होता है जल से, तो ये अगली वाली कोशिका को जल दे देगी। इस प्रकार से जल होता है उसका अवशोषण होता है। ठीक है, तो अपन सक्रिय जल अवशोषण की बात करें तो सक्रिय जल अवशोषण होता है बहुत ही कम मात्रा के अंदर होता है, 2 से 4% होता है। और इसमें जो मुख्य भूमिका होती है जड़ की होती है। और जड़ के अंदर क्या होता है, जड़ के अंदर क्या होगा कि जड़ के अंदर एक धनात्मक दाब होता है, जड़ से फिर धनात्मक दाब होता है, वो फिर स्तंभ से पत्तियों की तरफ वो जल होता है वो सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जड़ के अंदर क्या धनात्मक दाब क्यों होगा कि यहाँ के जड़ का जो जड़ है, तो जड़ के अंदर विलयन होगा तो उसका प्राशन दाब होगा, प्राशन दाब यहाँ पर अधिक है इस बाहर वाले पानी की तुलना में। तो पानी क्या हो जाएगा, इसमें जड़ में प्रवेश कर जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, फिर ऊपर सहवत रूप से चढ़ जाएगा। जैसे इसमें बात करें अपन, तो इसमें क्या होगा, धनात्मक जो रूट प्रेशर डेवलप हो गया है ना, मूल दाब जिसको बोलते हैं, है ना, मूल का जो जाइलम होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, जो मूल के अंदर जाइलम स्थित है, ठीक है, मूल के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो पानी अवशोषित होकर जो जाइलम होगा, और जाइलम ही अपन को पता है जल का शोधन करता है, जल का संचरण करता है ना। तो जाइलम के अंदर पानी आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, जो H2O है वो कहाँ पे आ गया, इसके अंदर जाइलम के अंदर आ जाएगा। और जाइलम क्या आ जाएगा, जाइलम के अंदर एक मूल दाब प्रेशर हो जाएगा, और ये पानी कहाँ पे, ऊपर की तरफ भेज दिया जाएगा। तो ये जो होता है 2 से 4% होता है सक्रिय, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों आज की क्लास में जो अपन ने बात करी है पादपों जल अवशोषण के लिए बात करें, पादपों जल अवशोषण के रूप से मुख्य रूप से अपन ने यहाँ पर जो बातें करी है वो जल अवशोषण क्रियाविधि की बात करी है, जिसमें निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण की बात करी है ना, बिल्कुल ईजी है। और इसके बाद जो अपन आगे कक्षा में बात करेंगे वो करेंगे पादपों में जल अवशोषण की जो क्रियाविधि है उसके बारे में बात करेंगे, या जल के मार्ग, पादपों जल के मार्ग की क्रियाविधि तो आज बात कर ली अपन ने। तो अगली कक्षा में अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे पादपों में जल का जो मार्ग होता है उसकी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में ध्यान रखना, आपने जल अवशोषण की क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, बहुत ही सरल है ना। क्रेमर ने 2 बताई थी, एक निश्चेष्ट या निष्क्रिय और दूसरा जो होता है वो होता है आपके सक्रिय। तो ये जो पहले अपन निष्क्रिय बात या सक्रिय की बात, सक्रिय के अंदर क्या होता है कि ये कह रहा है कि जो जड़ होती है उसकी भूमिका होती है, जड़ के जो जाइलम पाया जाता है, जाइलम होता है जिसके अंदर क्या होता है, मूल दाब उत्पन्न। मूल दाब क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि वो प्राशन दाब की वजह से उत्पन्न होता है, जल को अवशोषित कर लेता है, जाइलम में पानी ज़्यादा हो जाता है, उससे क्या होता है एक प्रेशर जाता है, जिससे क्या होता है पानी के ऊपर भेज दिया जाता है ना। तो बच्चों इसके आप सुंदर से नोट्स बनाना, ठीक है, मैं चेक करूँगा, और इसमें कोई दिक्कत हो आप मुझे मैसेज करना, ठीक है, पर्सनल मैसेज कर सकते हो, और किसी प्रकार दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत, धन्यवाद।